प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज आप पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, वर्ण तथा वर्णमाला। पौधा, कमल, डाकिया, चूहा। उपयुक्त शब्द निम्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। पौधा, प ओ ध आ पौधा, इसमें 4 ध्वनियां हैं। कमल, क अ म अ ल अ कमल, इसमें 6 ध्वनियां हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होगा, ये 4 ध्वनियां 6 पाएंगे। फिर है डाकिया, ड अ क ई य अ, डाकिया, इसमें 7 ध्वनियां हैं। ठीक है। चूहा, च ऊ ह आ चूहा, इसमें 4 ध्वनियां हैं। ठीक है। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण मतलब इनको हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो ये वर्णमाला का रूप धारण करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों का जो व्यवस्थित एक तरीके से जो पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से मतलब इनका उच्चारण करते समय हमें किसी की कुछ भी जरूरत नहीं होती, ना किसी व्यंजन की जरूरत होती है, ना कुछ और। ठीक है। तो उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ये 11 होते हैं। देखिए, अ आ इ ई उ ऊ, रे ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ ई उ और रे से ऋष। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, है ना। फिर आता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों के आगे जो है, ये देखो, ये चिन्ह लगाया जाता है एस की तरह, जैसे ओम, राम आदि। प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, इसलिए स्वर के केवल 2 भेद ही सर्वमान्य है, 2 भेद ही माने जाते हैं। स्वरों की मात्रा है, जब स्वर का व्यंजन के साथ संयोग होता है तो स्वर अपने मूल रूप में न लगकर कुछ विशेष चिन्हों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन विशेष चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। अब ये स्वर है, ये मात्रा है, ये मात्रा सहित व्यंजन है और ये उदाहरण है। कैसे? स्वर, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सारे 11 स्वर यहाँ पे दे दिए हैं। ओ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए ऐ ओ अ। जैसे क का की कु कु, क्र के कई को कौ। अब उदाहरण, कलश, कागज, किसान, कील, कुम्हार, कूलर, कृषक, केरल, कैलाश, कोशिश, कौन। ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है? अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, क ख ग घ ञ च छ ज झ आदि। स्वर रहित इन व्यंजनों के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा जो इस तरह से होती है, ठीक है, हलंत व्यंजनों के स्वर रहित होने का ज्ञान कराता है। र में ऊ तथा उ की मात्रा रा के बीच में लगती है। छोटा ऊ, रुपया, रुचि आदि। बड़ा ऊ, रूप, कुरूप आदि। इसमें रुमाल भी आ जाता है। अयोपवाह, हिंदी में 3 वर्ण अंग, अंग तथा अहा ऐसे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोपवाह कहते हैं। ये इस प्रकार है, अनुस्वार अंग, अनुनासिक अ पे चंद्र बिंदु, विसर्ग अह।
अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु है, जैसे कंघा, शंकर, घंटा, शंख आदि। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है, जैसे पांच, कांच, आचर आदि। विसर्ग जिन वर्णों का उच्चारण आधे है की भांति होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये देखो, दो बिंदु, दो डॉट जो होते हैं, जैसे मूलतः, अतः, निसंदेह आदि। इन तीन वर्णों में से अंग और आहा को स्वरों के अंतर्गत शामिल किया कर लिया गया है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजक कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीवा, ओष्ठ, दंत, तालु आदि से बाधित होकर निकलती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि पहले से ही छिपी रहती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इन सब के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इनमें अभी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये हमने ये है, तो अब ये आधा क है। जब ही हम इसमें अ स्वर लगा देंगे तो तब होगा ये क। ठीक है, पूरा अभी ये आधा का है, समझे। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है तथा ये पांच पांच वर्णों के 5 वर्गों में बटे हुए हैं। क वर्ग, क ख ग घ ङ, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ ह। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करके, ऊष्मा मतलब वाष्प निकलती है, भाप। ठीक है, श फील करना होता है ये, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। व्यंजनों के उक्त भेदों के अतिरिक्त 2 व्यंजन और माने गए हैं जो इस प्रकार है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, क, श, क्ष, भिक्षा, शिक्षा, तर, त्र, छात्र, मित्र, ज, य, ज्ञ, अज्ञान, ज्ञानी, श, र, श्र, श्रीमती, श्रीमान। द्वित्व व्यंजन जो व्यंजन समान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क, क, हक्का, बक्का, ल, ल, बल्ला, हल्ला, च, च, सच्चा, बच्चा, ट, ट, खट्टी, अट्टी। अब बात करते हैं आकट ध्वनियां। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां विदेशी भाषाओं से भी आई है। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे अ। इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के ठीक उच्चारण के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह अर्धचंद्राकार है, जैसे डॉक्टर, जॉन, बॉल, हॉल आदि। ज इस ध्वनि का प्रयोग उर्दू, फारसी, तुर्की आदि शब्दों में किया जाता है, जैसे जब्त, जमीन, मजहब, जवानी आदि। फ
इस ध्वनि का प्रयोग भी उर्दू, फारसी, तुर्की आदि शब्दों में किया जाता है, जैसे फन, फना, फरिश्ता आदि। विकसित व्यंजन। ड तथा ढ वर्ण ड तथा ढ के विकसित रूप हैं, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, जैसे बड़ा, कबाड़, सड़क, गढ़, चढ़ाई आदि। र का संयोग। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है। र के संयोग के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। यदि र स्वर रहित के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। रेफ के रूप में कैसे? ऐसे, ठीक है, जैसे धर्म, शर्म, मर्द, दर्द, चर्च, खर्च, पूर्व, गर्भ। यदि रे से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तो उसके साथ पदेन के रूप में लगता है। कैसे? ऐसे, ठीक है, जैसे क्रम, क्रय, प्रयास, प्रतिज्ञा, नम्र, आम्र, ग्रह, ग्रह। जब र से पहले स्वर रहित ट या ड आता है तो यह उनके नीचे पदेन के रूप में लगता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रम। अब हम बात करते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे राहुल, र अ ह उ ल अ राहुल। अवनीश, अ व अ न ई श अ अवनीश। मेहनत, म ए ह अ न अ त अ मेहनत। महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन वर्ण अंग, अंग, चंद्रबिंदु तथा अह ऐसे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ हमारा वर्ण विचार जो हमने पढ़ा, समझा, जाना, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।